हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने बीए फर्स्ट ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य की पुस्तक गद्य की विधाओं से साथियों हमने पहले पार्ट का नाम है बसंत के अग्रदूत निराला। निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनको बसंत के अग्रदूत क्यों कहा गया, इस पाठ का नाम ये क्यों दिया गया है, इस शीर्षक एक संस्मरण है, इसको बसंत के अग्रदूत नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चों बसंत पंचमी के दिन जन्मे निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे। बसंत पंचमी को जन्म हुआ था इनका। तो इसके लेखक जो है अज्ञेय जी हैं। साथियों ये पूरा ही पाठ अज्ञेय जी ने निराला जी के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानने के इच्छुक, क्योंकि अज्ञेय जी निराला जी से बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे और उनके बारे में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जानना चाहते थे। इसलिए साथियों अज्ञेय जी समय समय पर उनके यहाँ जाते रहते थे और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। उनसे बहुत ही वो प्रभावित थे। तो साथियों इसी पाठ का पहला प्रश्न पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं आपके बसंत के अग्रदूत पाठ का दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न, देखेंगे आप। सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्मे निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे। निराला के लिए लिखे गए अज्ञेय के इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न है आपका बच्चों। तो सबसे पहले निराला के लिए जो अज्ञेय जी ने लिखा है ना, क्या कि सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्मे निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे, ये किसने लिखा? अज्ञेय जी ने। तो बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि अज्ञेय जी के लिखे गए इस कथन की समीक्षा कीजिए, यानी स्पष्ट तरीके से बताओ किस प्रकार उन्होंने ये लाइन दी है, तो इस लाइन की समीक्षा करनी है। आगे देखेंगे आप उत्तर में सामान्य विवेचन। साथियों निराला जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन करवाते हैं आपको, देखेंगे आगे। बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में राज्य सेवा में कार्यरत थे। वैसे भी मूलतः उन्नाव उत्तर प्रदेश के, उन्नाव जिला सुना होगा आपने, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश के गढ़कोला गांव के निवासी थे ये। इनकी स्कूली प्रथम भाषा बंगाल थी। बच्चों उन्होंने सरस्वती तथा मर्यादा पत्रिकाओं से हिंदी सीखी थी। कौन कौन सी पुस्तकें थी? सरस्वती और मर्यादा। इन दोनों पुस्तकों से उन्होंने, पत्रिकाओं से क्या सीखा था? हिंदी। साथियों इन्होंने केवल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बंगला भाषा के कारण ही इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ रही है। बच्चों सन 1916 में इनकी प्रथम और प्रमुख 1916 में सबसे पहले इन्होंने कौन सी कविता लिखी थी? सन 1916 में। तो उसका नाम है, जैसे कि बहुत चर्चित है ये नाम, जूही की कली। पहले भी आपने सुना होगा जूही की कली। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो साथियों इनका जो है ना जूही की कली जो कविता है वो प्रकाशित हुई थी कब? 1916 में, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में
छापने से इनकार कर दिया था। सरस्वती जो पत्रिका चलती थी उसमें छापने से इनकार कर दिया था बच्चों, क्योंकि यह अश्लील व मादक थी। कौन सी? जूही की कली। ये कविता निराला जी की अश्लील व मादक थी। पहले वे रामकृष्ण मिशन की पत्रिका समन्वय के संपादक बने और फिर बाद में मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने बच्चों। इसके साथ ही इन्होंने कवि रूप में इन्हीं दिनों प्रसिद्धि प्राप्त की और काव्य साधना में रत रहते हुए, लीन रहते हुए इनका गौलोकवास 1960 में इलाहाबाद में हुआ। यानी ये इनका निधन जो है 1960 में हो गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब हम बात करेंगे आगे आपसे संस्मरणात्मक विवेचन। पॉइंट है आपका संस्मरणात्मक विवेचन। बच्चों संस्मरणात्मक विवेचन यानी जो संस्मरण, जिसका हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका संस्मरणात्मक विवेचन किस प्रकार किया गया है देखेंगे आप। तो निराला जी का संस्मरणाधार पर कथ्य के अनुरूप निम्न प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से विवेचन किया जा रहा है। तो उसमें साथियों देखेंगे आप, पहला पॉइंट जो है आपका इसका वो है विवादात्मक व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व है विवादात्मक था। तो पहला पॉइंट है विवादात्मक व्यक्तित्व। ये विवादात्मक व्यक्तित्व किसका था बच्चों? निराला का। किस प्रकार से वो वाद विवाद को आगे ले जाते थे और इनका व्यक्तित्व विवादात्मक क्यों कहा गया है, इसका अध्ययन अभी आप करेंगे। तो देखेंगे निराला जी की रचनाओं को लेकर आरंभ से ही कुछ विवाद था। अज्ञे जी ने भी विश्व भारती पत्रिका में एक लंबा लेख उनके विरुद्ध लिखा था। कौन सी पत्रिका में लिखा था लंबा लेख? अज्ञे जी ने विश्व भारतीय पत्रिका में, विश्व भारती पत्रिका में एक लंबा लेख लिखा था। किसके विरुद्ध? निराला जी के विरुद्ध। साथियों उधर विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने निराला के विरुद्ध अभियान चलाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निराला अध्यांत विवादों में के घेरे में घिरे हुए थे। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि विवादों के घेरे में ये घिरे रहे काफी टाइम तक। दूसरा पॉइंट है आपका व्यसनी। व्यसनी आप समझते होंगे दोस्तों, नशा पत्ता करने वाले व्यसनी कहलाते हैं। तो निराला जी जो है व्यसनी भी थे। किस प्रकार से थे, क्या व्यसन था इनके अंदर, देखेंगे आप। निराला जी जो हैं वो व्यसनी थे। उनके 3 व्यसन कौन कौन से थे देखेंगे। सिगरेट पीना, मद्यपान करना तथा मांसाहार करना। 3 ये व्यसन थे उनके। सिगरेट पीते थे, मद्यपान करते थे और मांसाहार यानी मीट मांस खाना उनका व्यसन था। साथियों मांसाहार के कारण ही अंत में उनकी मृत्यु हुई। जब अज्ञे जी प्रथम बार निराला जी के यहाँ पहुँचे तो वे उग्र के साथ मद्यपान करते हुए दिखाई दिए।
साथ ही वे सिगरेट भी पी रहे थे। देखा आपने, क्या कर रहे थे? उग्र के साथ मद्यपान भी कर रहे थे, करते हुए दिखाई दिए, और साथ ही वे सिगरेट भी पी रहे थे। तो उनको व्यसनी भी बताया गया है। उग्र स्वभाव उनका कैसे था देखेंगे आप आगे। तीसरा पॉइंट है इनका उग्र स्वभाव। इनका स्वभाव जो है वो उग्र था। किस प्रकार से ये नेचर में इनके उग्रता आ जाती थी देखेंगे आप आगे। तो बच्चों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। निराला जी का स्वभाव भी बड़ा उग्र था। वे समझौता करना, झुकना या दबना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। साथियों, यहाँ तक कि वे अंत में निराला नाम से भी चिढ़ने लगे थे। देखा आपने, उनका नेचर इतना उग्र था कि वे खुद के निराला नाम से ही चिढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जब सुमन जी ने उनसे पूछा, निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हैं, तो निराला ने एकाएक कहा, निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। उनके इस कथन से साबित होता है कि वे उग्र स्वभाव के थे। साथियों, उग्र स्वभाव किसी का यूं ही नहीं हो जाता, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि उग्र स्वभाव उसी व्यक्ति का होगा जिसको कभी दूसरों से सहानुभूति नहीं मिली होगी, अपनापन नहीं मिला होगा, किसी की कोई सहायता नहीं मिली होगी। पूरे जीवन जिसने संघर्ष किया है, जिसने कठोर परिस्थितियों का सामना किया है, बच्चों वो ही व्यक्ति उम्र ढलने पर बहुत ज़्यादा उग्र दिखाई देता है, क्योंकि उसने झेला है उन चीज़ों को जो आमतौर पर हर कोई नहीं झेल पाता है। तो निराला जी का भी वही था। बचपन से लेके अब तक, बचपन में इनकी माँ खत्म हो गई थी, तो ये प्रकृति की गोद में पले। तो बच्चों, इनकी परिस्थितियाँ जो है ना बहुत ही जटिल रही हैं जीवन में। उन परिस्थितियों को ये झेलते हुए आगे बढ़े हैं। किस प्रकार से खुद का सारा काम खुद करते थे, कभी किसी का सहारा नहीं लिया, या यूँ कहें कभी किसी ने इनको सहारा नहीं दिया, कभी सहयोग नहीं किया। जीवन भर ये एकाकी जीवन जीते रहे, और एकाकी जीवन जीते जीते परिस्थितियों को झेलते झेलते बच्चों कोई भी व्यक्ति उग्र हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही होता है। बच्चों, स्वभाव के कारण ही निराला जी, इन परिस्थितियों के कारण ही इनका उम्र ढलते हुए उनका जो स्वभाव है वो एक तरह से उग्रता से भर गया था। उन्हें हर चीज़ से चिढ़ होने लगी थी। कोई सी भी बात है चिढ़ जाते थे, और थोड़ी सी देर में वो सामान्य स्थिति में आ जाते थे। तो साथियों, इसलिए इनको उग्र स्वभाव वाला बताया गया है। अब हम बात करेंगे आगे चौथे पॉइंट की, मानसिक विक्षिप्त। ये मानसिक विक्षिप्त कैसे थे देखेंगे आप आगे। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। निराला जी मानसिक विक्षिप्त थे। तो साथियों, निराला जी अपने जीवन के आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों का मतलब उम्र पूरी हो चुकी है इनकी, आखिरी दिनों में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। यानी पागलपन सा छा गया था इनके नेचर में, ठहराव नहीं था, एक तरह का पागलपन था। तो उसी को विक्षिप्तता कहते हैं बच्चों। तो ये इनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, और ये मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ गए थे। तो इसी चीज़ को मानसिक विक्षिप्त बताया गया है। साथियों, उनके विषय में अज्ञे जी ने लिखा है कि मानसिक विक्षेप कुछ बढ़ने लगा था, और कभी कभी वह बिल्कुल बहकी हुई बातें करते थे। बहक जाना, विचल जाना या विचलित हो जाना। तो साथियों, कभी कभी वो बिल्कुल बहकी हुई बातें करते थे, लेकिन मेरा निजी अनुभव यही कहता है
कि काफ़ी देर तक जब वह बिल्कुल संयत और संतुलित विचार विमर्श कर लेते थे तो बीच बीच में वे कभी बैठते भी थे तो 2-4 मिनट में ही फिर वापस लौट आते थे। ऐसा मानना है किसका? अज्ञे जी का। तो अब हम बात करेंगे बच्चों आतिथ्य प्रेमी। आतिथ्य प्रेमी, तो कैसे ये आतिथ्य प्रेमी थे? 5वां पॉइंट है आपका। आतिथ्य प्रेमी, आतिथ्य मतलब अतिथि, मेहमान। मेहमान को किस तरह से प्रेम की दृष्टि से देखते थे, क्या करते थे वो देखेंगे आप आगे। बच्चों निराला जी किसी भी व्यवस्था में अपने दिन क्यों ना गुजारते हों, पर वे अपने यहाँ आए अतिथियों का स्वागत अवश्य ही करते थे। उनके पास उस समय जो कुछ भी होता था वही अपने अतिथियों के समक्ष रख देते थे। साथियों, इस कारण कभी कभी उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे कि विचित्रता उनको क्यों आई, क्योंकि वो अपने आदत से मजबूर थे और परिस्थितियाँ भी बहुत जटिल थी जिनको वो झेल झेल के परेशान हो चुके थे। अब उनकी उम्र पूरी हो गई, उस समय फिर भी उन्होंने एंड तक कभी भी चीज़ों को नहीं छोड़ा। यानी अतिथि अगर आ गया, मेहमान कोई आ गया, तो उन्होंने उस मेहमान के लिए चाहे खुद को भूखा रहना पड़ा हो, लेकिन जो कुछ भी उस समय उपलब्ध होता था वो उसको खिलाते थे। इसके साथ ही निराला का एक आतिथ्य ऐसा ही जालिम आतिथ्य भी है। बच्चों, जब सुमन जी ने निराला जी के साथ खाने से मना कर दिया तब निराला जी ने कहा, खाओगे कैसे नहीं, हम गुद्दी पकड़कर खिलाएंगे। गुद्दी मतलब गर्दन। खाओगे कैसे नहीं, हम गर्दन पकड़ के खिलाएंगे। इस बात से साबित हो जाता है कि निराला जी आतिथ्य प्रेमी थे। यानी कोई ना खाए तो वो पूरे अपनेपन के साथ उसको बोलते थे कि खाओगे कैसे नहीं, हम गर्दन पकड़ के आपको खिलाएंगे। ये था उनका अपनापन, ये था बच्चों उनका आतिथ्य प्रेम। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, हिंदी काव्य धारा परिवर्तन से परिचित। हिंदी काव्य धारा परिवर्तन से परिचित। हिंदी काव्य धारा परिवर्तन से परिचित 6वां पॉइंट है आपका। देखेंगे 6वें पॉइंट में साथियों, निराला जी यूँ तो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी काव्य रचना में भी अति दिलचस्पी थी। इसीलिए वे हिंदी काव्य रचना में होने वाले परिवर्तनों से परिचित ही नहीं थे, सावधान भी थे। जब अज्ञे जी ने निराला जी से कहा कि वे लिख अवश्य रहे हैं पर कोई संतोषजनक लेखन वे नहीं कर पा रहे हैं, इस पर निराला जी ने जो 4-6 वाक्य कहे उससे उन्हें पता चला कि हिंदी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी इतनी खरी पहचान निराला जी को ही थी। साथियों, ये था उनका परिवर्तन से परिचित होना कि हिंदी काव्य धारा में जो परिवर्तन हो रहे थे किस प्रकार उनसे वो परिचित हो जाते थे। आपने समझ लिया होगा। अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 7 की ओर। आगे देखेंगे आप 7वां पॉइंट। बच्चों 7वां पॉइंट है आपका, 7वें पॉइंट में ले चलते हैं, काव्य में संगीत स्वर की महत्ता के पोषक। 7वां पॉइंट है, काव्य में
संगीत स्वर की महत्ता के पोषक। तो आगे चर्चा करते हैं कि वो किस प्रकार से काव्य में संगीत स्वर की महत्ता के पोषक थे। साथियों, निराला जी ने यद्यपि प्राचीन छंद को समाप्त करने व मुक्त छंद में रचना की बात कही थी, फिर भी उन्होंने छंद को छोड़ा नहीं। उस मुक्त छंद में वे संगीत के स्वर को महत्व देते थे, जबकि मुक्त छंद के प्रचार अभियान के कारण जो लोग काव्य रचना कर रहे थे, साथियों, संगीत तत्व से भी पूरे हट गए थे। अज्ञेय जी उसी श्रेणी में आते हैं। अतः उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वर की बात तो हम भी सोचते हैं, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता है। कितनी बड़ी बात कही है बच्चों कि हमारे सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वर की बात अगर कहें तो हम सोचते हैं कि असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता है। तो हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। साथियों, निश्चय ही निराला जी कविता में स्वर और ताल का विचार संगीत की भूमि पर खड़े होकर ही करते हैं। तो ये था उनका काव्य में संगीत स्वर की महत्ता को समझना, उस महत्ता को समझते रहना। पोषक जो महत्ता के पोषक थे, महत्ता को समझते थे, संगीत स्वर की महत्ता क्या होती है, उन्होंने अपनी रचनाओं में स्पष्ट उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो बच्चों, अब बात करते हैं आगे 8वां पॉइंट, महिला सम्मान करता। महिलाओं का वो किस प्रकार से सम्मान करते थे बच्चों, किस प्रकार महिला को सम्मान देते थे, आगे देखेंगे आप। तो महिला सम्मान करता थे वो निराला जी महिलाओं का न केवल सम्मान ही करते थे, बल्कि उनके सामने अत्यंत शिष्ट रहते थे। मेरठ में जब वह होमवती जी के यहाँ पड़ोस के मकान में ठहर गए थे, तब निराला जी को शाम का भोजन कराने में उन्हें अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ा था बच्चों, क्योंकि वे शाकाहारी थी। कौन? होमवती जी थी, वो शाकाहारी थी और निराला जी जो थे वो मांसाहारी थे, इसलिए उन्हें भोजन कराने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा। कैसे? तो उन्होंने शाम को एक अच्छा भोज दिया और भोजन का प्रबंध होटल में कर दिया। साथियों, निराला जी होटल से लौटकर आवास नहीं गए, क्योंकि वे महिला वर्ग का सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उनके प्रति शिष्ट व्यवहार भी करते थे। वो नहीं चाहते थे जहाँ होटल से वो मांसाहारी जो कुछ भी खा के आए, उस खाने को खाने के बाद में वो किसी महिला के सामने जाए, इसलिए वो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे। तो बच्चों, उनके शिष्ट व्यवहार के कारण ही किसी भी महिला को वो सम्मान की दृष्टि से देखते थे और सभी महिलाओं का वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। अब बात करते हैं निराशपूर्ण जीवन की। 9वां पॉइंट है आपका, निराशपूर्ण जीवन। बच्चों, किसी का भी जीवन हो, निराशपूर्ण अगर है तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि निराशा एक ऐसा विषाद है, जब किसी को घेर लेता है बच्चों, तो उसका जीवन निरर्थकता होने लग जाता है, रसहीन हो जाता है। तो रसहीन जीवन जीने का किसी का भी उद्देश्य नहीं होता है बच्चों। सब चाहते हैं कि हम उत्साह और उमंग के साथ जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों का जीवन निराशा से भर जाता है। जब एकाकी जीवन जीते जीते व्यक्ति थक जाता है बच्चों, और उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहयोग या सहायता नहीं मिलती है, कोई किसी का साथ नहीं मिलता है,
पूरा जीवन एकाकी जीवन जीते जीते व्यक्ति इतना थक जाता है कि उसका जीवन, उसका स्वभाव निराशापूर्ण हो जाता है और निराशा से वो भर जाता है। इन चीज़ों से वो स्वयं को बचा नहीं पाता है बच्चों। तो वही बात हो रही है, निराला जी किस प्रकार से निराशपूर्ण जीवन जीते थे, देखेंगे आप आगे। साथियों, अज्ञेय जी ने बताया था कि निराला जी का जीवन अंतिम वर्षों में अवसाद से पूर्ण था। उनकी अनेक कविताओं में अकेलापन व अवसाद विद्यमान है। आरंभ में यह अवसाद उनकी कविताओं में संचारी भाव में अर्थात कभी कभार प्रकट होने वाले के रूप में था, पर अनेक वर्षों बाद उन्होंने दो पंक्तियां दी हैं, देखेंगे आप। दो पंक्तियां हैं। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यानी अपनी नाव को इस जगह पर, इस स्थान पर मत रोको, मत बांधो, नहीं तो पूरा गांव पूछेगा। ये पंक्तियां दी थी उन्होंने। तो साथियों, इनका अवसाद मानो एक स्थायी मनोभाव है। लगता था कि निराला जी के जीवन का यह अवसाद हताशा का अवसाद है। बच्चों, बसंत का अग्रदूत निराला जी की कविता की एक पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? मैं हूँ बसंत का अग्रदूत। ये उनकी कविता की एक पंक्ति है जो यहाँ लिखी हुई है, देखेंगे आप। कविता की एक पंक्ति, मैं हूँ बसंत का अग्रदूत। उन्होंने कविता भी रचना की है इस लाइन के आगे, तो देखेंगे आप। लेखक ने इस संस्मरण का शीर्षक भी इस पंक्ति के आधार पर रखा है। तो सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाले निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे। अब हम बात करेंगे आपको श्रेष्ठ काव्यवाचक। बच्चों, निराला जी जो है श्रेष्ठ काव्यवाचक भी थे। काव्य को किस प्रकार वाचना, मतलब बोल के बताना, सुनाना, तो वो काव्यवाचक भी थे, श्रेष्ठ काव्यवाचक। तो बच्चों, निराला जी को काव्य पाठ का न केवल शौक था, बल्कि जब वे खड़े होकर कविता पाठ करते थे तो साक्षात कविता के भाव रूप ही बन जाते थे। साथियों, अज्ञेय जी ने इस संबंध में लिखा है, क्या लिखा है कि निराला जी जब कविता पढ़ते थे तब वह ऐसी ही वेगवती धारा सी बहती थी। किसी रोग कल्पना भी तब नहीं की जा सकती थी। साथियों, सरोवर सा ठहराव उनके वाचन में अकल्पनीय था। जब वो कविता पढ़ना शुरू करते थे एकाग्र होकर के, तो बच्चों उनके कविता में एक वेगवती धारा सी बहती हुई स्वरों की सरोवर सा ठहराव लिए हुए वाचन में अकल्पनीय था। जब वो कविता कहते थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर के उनकी कविता को बड़े ध्यान से सुनते थे। तो बच्चों, ये था उनका श्रेष्ठ काव्यवाचक होना। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, देखेंगे। बच्चों, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाले निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे, क्योंकि निष्कर्ष यही आना था कि इन्होंने प्रकृति की गोद में खेल के, प्रकृति को अपनी माँ समझ के और प्रकृति से ये अंतरात्मा से इस प्रकार जुड़ गए थे, जैसे कि आप समझ सकते हो कोई भी बालक अपनी माँ की गोद में, जिस गोद में खेलता है, पलता बढ़ता है, उस माँ से आजीवन कभी भी अलग नहीं हो पाता है। हाँ, शारीरिक रूप से अलग होना अलग बात है, बल्कि भावनात्मक रूप से वो कभी भी अलग नहीं हो पाता है। इसी प्रकार ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति की गोद में ही पले बड़े थे, क्योंकि जन्म लेते ही इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तो बच्चों, कभी भी इनको किसी का प्यार, किसी का सानिध्य
इनका जीवन अवसाद से घिरा हुआ था और विचित्र मानसिकता होती गई। धीरे धीरे ये निराशा से भर गए। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी होगा तो बच्चों वो इसी प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हो जाएगा। यहाँ बसंत के अग्रदूत होना बिल्कुल स्वाभाविक और सही है। तो साथियों, इस पाठ का निष्कर्ष यही निकला है कि सचमुच बसंत पंचमी के दिन जन्मे निराला हिंदी काव्य के बसंत के अग्रदूत थे। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आप।